वैजापूरचे कार्यकर्ते, यानंतर ज्यांची तुम्ही आतुरतेने वाट बघत आहात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बहुजन क्रांती मोर्चाचं जे नेतृत्व करत आहेत असे आदरणीय वामन मेश्राम साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं अध्यक्ष हे भाषण करावं. आदरणीय वामन मेश्राम साहेब. साथियों, आज बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा 24 अप्रैल से नागपुर से निकली है, वो परिवर्तन यात्रा 36 जिले, 367 तहसील और 44,000 गांवों में संदेश देकर 42 दिन के बाद 3 जून 2018 को पूना शहर में पहुंचेगी. साथियों, इस बहुजन क्रांति मोर्चा के मौके पर आज वैजापुर में यह परिवर्तन यात्रा आई है. संभाजी महाराज की आज जयंती है. आप सभी लोगों को जयंती के संबंध में शुभकामनाएं देता हूं. और संभाजी महाराज जिन्होंने सामान्य लोगों की ताकत बढ़ाई और बहुत बड़ा राज स्थापन किया था, शिवाजी महाराज के साथ साथ उन्होंने भी बहुत बड़ा कई सालों तक उन्होंने युद्ध लड़ने का काम किया. तो आज संभाजी महाराज की जयंती है, तो मैं उस संबंध में भी कुछ बातें, 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं. बहुत सारे लोग संभाजी महाराज को धर्मवीर कहते हैं, तो मुझे आज तक पता नहीं है कि वो कौन से धर्म को बचाने का काम उन्होंने किया. बहुत सारे लोग जो ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने का उन्होंने काम किया, तो जो हमारे पास तथ्य है, फैक्ट है, उसके अनुसार शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने का जब समय आया तो पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया, ये कहकर कि शिवाजी महाराज कुणबी है, कुणबी वर्ण व्यवस्था में शूद्र होते हैं और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है. मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसकी जानकारी है. पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए इनकार किया, वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया. वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया. इसका मतलब है आज का प्रचलित हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, वो शिवाजी महाराज के समय में वजूद में नहीं था. और अगर होता तो ब्राह्मण भी हिंदू होते और शिवाजी महाराज भी हिंदू होते. फिर ब्राह्मणों को अगर वो भी हिंदू होते और शिवाजी महाराज भी हिंदू होते तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती. अगर शूद्र होने के आधार पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ब्राह्मणों ने नहीं किया तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म ने निर्माण की है. इससे एक और बात सिद्ध होती है कि शिवाजी महाराज के काल में ब्राह्मण धर्म था
हिंदू धर्म जो आज के तारीख में जिसको प्रचलित कहा जाता है, वो हिंदू नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं था। तो फिर जब हिंदू नाम का कोई धर्म वजूद में नहीं था, तो संभाजी महाराज ने जो धर्म वजूद में नहीं था उसको बचाने का काम कैसे किया? दूसरी बात, जो ब्राह्मण धर्म शिवाजी महाराज यानी संभाजी महाराज के पिताश्री को शूद्र मानते थे ब्राह्मण धर्म के लोग, और इस वजह से उन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया, तो क्या संभाजी महाराज ने उस ब्राह्मण धर्म को बचाने का काम किया जिस ब्राह्मण धर्म ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार किया? नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा, हमारे लोग बहुत सारे भ्रम के बहुत ज्यादा शिकार हैं, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें ज्यादातर करते रहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते नहीं हैं, ओरिजिनल पढ़ाई करते नहीं हैं, और ब्राह्मणों ने कह दिया बस उतनी बात सुनते रहते हैं, और इस वजह से हमारे बहुजन समाज के लोगों के अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। एक समस्या। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस मुद्दे पर जो भ्रम के शिकार है उनको चुनौती नहीं दिया, मैंने ब्राह्मणों को चुनौती दिया, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित करो। हमारे जो भ्रम के शिकार बहुजन है उनको चुनौती देने का, जो अनाड़ी लोग हैं, जो लोग भ्रम के शिकार है, उनको चुनौती देने का कोई मतलब है नहीं। जिन्होंने ये भ्रम पैदा किया वो पंडित लोग हैं ना, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, तो मैंने बुद्धिमान लोगों को ही चुनौती दिया कि जो मैं कह रहा हूं इसे गलत साबित कर दो। तो ये तो 20 साल हो गया, अभी तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। अभी तक कोई ब्राह्मण मेरी बात को गलत साबित नहीं कर पाया, मगर ब्राह्मणों ने जितना इतिहास लिखा उसमें ऐसी बहुत सारी बातें जो लिखी हमने प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ सिद्ध किया कि ब्राह्मणों ने जो झूठी बातें फैलाई है वो सारी झूठी बातें। एक बात ब्राह्मणों ने फैलाई कि रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे। हमारे पास एक लेटर है जो रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को लिखा। रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को लेटर लिखा। उस लेटर में रामदास स्वामी क्या लिखते हैं? महाराज, शिवाजी महाराज को लिखा, महाराज आम्ही आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झालेले आहोत, बरेच दिवस झाले राहत आहोत, पण आपण आमची साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही। स्वतः रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांना चिठ्ठी लिहूनच म्हणतात की शिवाजी महाराजांना आम्हाला विचारलंच नाही, आणि बामणांनी ठोकून दिलं इतिहासामध्ये गुरु। अरे तो विचारलंच नाही, स्वतःच रामदास म्हणतो। आणि रामदास जर स्वतःच म्हणतो विचारलं नाही शिवाजी महाराजांनी, तर तुम्ही बामणांनी ठोकून कसं दिलं इतिहासामध्ये गुरु होते? काय कळतंय काय सांगतोय ते? सर्वांना कळण्याची जरूरत नाही आहे, काही 2-4 लोकांना कळलं तरी पुष्कळ झालंय। आता काल परवा आम्ही एक नवीन पुस्तक काढलंय, त्या पुस्तकामध्ये एक नवीन पुन्हा औरंगजेबाने पेशव्यांना पत्र लिहिलं। ते पत्र आमच्याजवळ आहे। काय लिहिलं औरंगजेबाने पत्र? की तुमच्या आणि आमच्यामध्ये जो गुप्त समझौता झाला होता, त्या गुप्त समझौत्यानुसार जर तुम्ही वागला नाही तर जी गत आम्ही संभाजी महाराजांची केली तीच गत तुमची करू। तुम्हाला पुरावाचं व्हेरिफिकेशन करता येत असेल
तर चांगली गोष्ट आहे, पण याचा अर्थ काय? ह्या पत्राचा काय अर्थ आहे? पेशवे जे ब्राह्मण होते त्यांच्यामध्ये आणि औरंगजेबांमध्ये असा गुप्त करार झाला. त्या गुप्त करारानुसार पेशवे ब्राह्मणांनी संभाजी महाराजांना औरंगजेबाला षडयंत्र करून पकडून दिलं. त्याचा पुरावा काय? तुम्ही म्हणाल एक तर हे पत्र जे आहे लिखितच पत्र आहे, आणि दुसरं पुरावा, आता जर संभाजी महाराजांना औरंगजेबाने मारलं, थोड्या वेळ करता मारलं, पकडलं, त्यांचं राज्य खतम केलं, मान्य, ठीक आहे, तुमचं म्हणणंच, ब्राह्मणांचंच म्हणणं मान्य. मग ते राज्य संपल्यानंतर ज्या मोगलांनी ते राज्य संपवलं, मग तो सर्व भूप्रदेश आणि त्या भूप्रदेशावर मोगलांचं मोगलशाही यायला पाहिजे ना. समजतं तुम्हाला एवढं? मोगलशाही यायला पाहिजे की नाही? मग पेशवाई कशी आली? कळतं काही? अरे जर औरंगजेबाने संभाजी महाराजांना पकडलं, मारलं, तुम्ही बामणं आम्हाला सांगता चाहायला तुमचंच म्हणणं मान्य, ठीक आहे, तुमचंच म्हणणं मान्य करतोय आम्ही. एक खोटी गोष्ट आहे, पण तर्क करण्यासाठी सांगतोय की तुमचंच म्हणणं मान्य की त्यांनी पकडलं, त्यांनी मारलं, सर्व ठीक आहे. मग राज्य मुघलांचं का नाही आलं, पेशव्यांचं का आलं? लक्षात येऊन काय सांगतोय? आणि राज्य जर पेशव्यांचं आलं असेल तर पेशव्यांमध्ये आणि औरंगजेबांमध्ये गुप्त समझोता झाला. हे पत्र जे औरंगजेबाने लिहिलं ती गोष्ट खरी आहे. आणि मग संभाजी महाराजांना पेशव्यांनी पकडून दिलं. मग करार काय होता औरंगजेबांमध्ये आणि पेशव्यांमध्ये? राज्य संभाजीचं गेल्यानंतर ते राज्य आम्हाला मिळालं पाहिजे. त्या जागेवर मोगलांचं राज्य यायला नको, ते राज्य आमचं यायला पाहिजे, पेशव्यांचं म्हणजे ब्राह्मणांचं राज्य यायला पाहिजे. आणि त्यानुसार औरंगजेब असं म्हणतो की तुमच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये जो गुप्त करार झाला होता त्यानुसार तुम्ही जर त्याप्रमाणे वागला नाहीत तर जी गत आम्ही संभाजीची केली तीच गत तुमची केल्याशिवाय राहणार नाही. याचा अर्थ असा स्पष्ट आहे की हा गुप्त करार हा होता की संभाजींना आम्ही पकडून देतो, पण राज्य मोगलांचं येता कामा नये, पकडून देणाऱ्या लोकांचं राज्य आलं पाहिजे. याचा लिखित पुरावा काल आम्ही पुस्तक पब्लिश केलं, त्या पुस्तकामध्ये पब्लिश केलेला आहे. आणि पुण्याच्या ब्राह्मणांना जे फार इतिहासकार आहेत असं म्हणतात त्यांना आम्ही आव्हान देतो पुन्हा एकदा, तो जो पुरावा आम्ही दाखल केलेला आहे तो पुरावा खोटा आहे हे त्यांनी सिद्ध करावं. आणि तो पुरावा जर खोटा नाही हे जर ते सिद्ध करू शकले नाहीत तर पेशव्यांनीच संभाजी महाराजांना पकडून देऊन त्यांची हत्या केली. मी संभाजी महाराजांचा जन्मदिवस आहे म्हणून ह्या विषयावर बोलून राहिलो. आणि आमच्यामधले काही लोक त्यांना धर्मवीर म्हणतात. धर्मवीर जर संभाजी महाराजांना मानलं तर ब्राह्मणांनी औरंगजेबाच्या मुलीबरोबर त्याचा जो व्यवहार संभाजीचा होता या आधाराने ज्या खोट्या गोष्टी प्रचारात आणल्यात, औरंगजेबाची जी मुलगी, ज्या मुलीवर औरंगजेबाचं म्हणजे आपल्या संभाजीचं प्रेम प्रकरण वगैरे त्यांनी ठेवलेलं आहे, ती मुलगी महाराष्ट्रात आयुष्यात कधी आली नाही, आलीच नाही. आणि संभाजी महाराजांचं त्या मुलीवर प्रेम होतं आणि त्याच्यामधून ही हत्या झाली असं बामणांनी एक नवीन कहाणी काढली. याचा दुसरा अर्थ काय? याचा दुसरा अर्थ असा आहे की संभाजींना जर धर्मवीर मानलं तर संभाजी महाराजांची बदनामी मान्य करावी लागते. आता काय करायचं? धर्मवीर जर मानलं तर संभाजी महाराजांची बदनामी जी बामणांनी केली खोट्या कहाण्या रचून
ती बदनामी मान्य करावी लागते. पण मुळात सकट जे पुरावे आम्ही मांडलेले आहेत त्यानुसार औरंगजेबाची मुलगी आयुष्यात महाराष्ट्रात कधी झाली नाही. 27 वर्ष औरंगजेब महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांचं राज्य आणि संभाजी महाराजांचं राज्य संपवण्यासाठी लढत होते. 27 वर्ष. पण ह्या 27 वर्षामध्ये औरंगजेब यशस्वी होऊ शकले नाहीत. यशस्वी केव्हा झालेत? जेव्हा पेशव्यांनी धोकाबाजी आणि दगेबाजी केली. पेशवे म्हणजे कोण? पर्शियन भाषामध्ये पेशवा म्हणजे प्रधानमंत्री. तेव्हा शिवाजी महाराजांचे प्रधानमंत्री, संभाजी महाराजांचे प्रधानमंत्री जे ब्राह्मण, त्यांचे प्रधानमंत्री, आणि त्यांच्याच विरोधामध्ये कट कारस्थान करून त्यांना पकडून दिलं. वडू बुद्रुक मध्ये त्यांच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करून फेकून दिलेत. ते सर्व तुकडे एका महाराणी एकत्र केलेत आणि शिवाजी महाराजांनी जी जमीन त्या महाराणांना वतनी जमीन, इनामी जमीन म्हणून जी दिली होती त्या जमिनीमध्ये त्यांची समाधी केली. ते केली म्हणून त्यांची सुद्धा हत्या केली. तेव्हा इतिहासामध्ये आता जर मी गेलो तर मग ह्याच विषयावरच बोलावं लागेल पूर्ण. त्यामुळे आता ह्या विषयावर जर बोलत बसलो तर ज्या कार्यासाठी ही परिवर्तन यात्रा काढली त्या विषयावर बोलता येणार नाही. म्हणून त्या विषयावर बोलण्यासाठी मला थोडा वेळ तुम्हाला द्यावा लागेल. त्यासाठी मग हा विषय आता थोडा वेळ करता संभाजी महाराजांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं जी श्रद्धांजली मला व्हायची होती त्यासाठी 2 मुद्दे मी तुम्हाला सांगितले आणि 2 मुद्दे ते पर्याप्त आहेत. त्यापैकी एक मुद्दा असा की मी ब्राह्मणांना पुन्हा एकदा आव्हान देतो की आम्ही जे म्हणून मांडलेलं आहे पुस्तक लिहून मांडलंय, एक तर ते खोटं आहे. त्या पुस्तकावर बंदी टाकण्यात यावी. फडणवीस त्यांचाच मुख्यमंत्री आहे, त्यांनी ते टाकून दाखवावं. मग त्याची अवकात किती आहे ते आम्ही सांगतो. त्याची बाकी चिल्लर लोकांबरोबर लढण्यात काही अर्थ नाही. ज्या 500 महापुरुषांनी 28,000 पेशवे ब्राह्मणांना कापून काढलंय तर आम्ही त्याचीच औलाद आहोत. आम्ही त्याचीच औलाद आहोत. त्यांचं खून जे आहे ते आमच्यामध्ये सुद्धा आहे. ते आणखी थंड झालेलं नाही आहे, ते आणखी गरमच आहे. आणि म्हणून आम्ही एवढ्या गरमीमध्ये फिरून राहिलो. आलं लक्षात? ते आमचं थंड झालेलं नाही आहे, ते आणखी गरमच आहे. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, 1 तारखेला जी दंगल फडणवीस सरकारने घडवून आणली औरंगाबादमध्ये सुद्धा घडवली, त्याचे सुद्धा पुरावे आहेत आमच्याजवळ. आणि आता ते पब्लिक ट्रिब्युनलचे जे हायकोर्टाचे जज आहेत ते येऊन तिथे इन्क्वायरी करून ते या गोष्टी समोर आणतो आम्ही. इथे कशा पद्धतीनं ती दंगल घडवण्यात आली. ते दंगल जर समजा झाली नसती तर आमचा मोठा कार्यक्रम आमखास मैदानावर झाला असता. आमचा कार्यक्रम होऊ नये यासाठी योजनाबद्ध पद्धतीने स्वतः पोलीस महासंचालकाचं एक स्टेटमेंट आलेलं आहे औरंगाबादच्या की पोलिसांनी परिस्थिती चांगली हाताळली आहे. त्याचं डिपार्टमेंटचा हेडच म्हणतोय, बाकी लोकांचं सोडा. आणि तो डिपार्टमेंटचा हेड असं का म्हणतो माहित आहे? तुम्हाला आतली गोष्ट माहीत नाही आहे. तो डिपार्टमेंटचा हेड याच्यासाठी म्हणतो कारण आम्हीच त्याला प्रश्न विचारला, तुम्ही 5 तारखेला जमावबंदी आदेश काढला. म्हटले हो, मग लोक जमले कसे? जमावबंदी असताना लोक जमले कसे? त्याचं काही त्याच्याजवळ उत्तर? अरे तुम्हीच काढलाय 5 तारखेला जमावबंदी आदेश आणि तुम्हीच लोकांना जमवू देता. मग याच्यात काहीतरी दिसतंय घोड. आणि हा घोड केवळ घोड नाही, कापशा घोड दिसतोय. लक्षात आलं काय म्हणतो ते? तुम्ही 5 तारखेला जमाबंदी काढला, तुम्ही काढले. आणि दंगल जी आहे ती 11 तारखेला रात्री, ही 12 तारखेला रात्री ती काय दंगल झाली. मग इतके दिवस अगोदर जर तुम्ही जमावबंदी काढली तर तुमच्याजवळ पोलिसांनी सिक्रेट माहिती दिली असेल. सिक्रेट माहितीच्या आधारावर तुम्ही जमावबंदी काढली.
मग दंगल कोण घडवणार आहेत त्या माणसांची नावं सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचली असतील. मग तसं जर असेल तर त्या लोकांना खबरदारी म्हणून अरेस्ट का नाही केलं? प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणतात त्यांना. आणि हे जे काही सर्व मी बोलून राहिलो ना, व्हिडिओ रेकॉर्ड करून राहिलो. पोलिसांना लागलं तर मी स्वतःच देतो, खर्च करायची काही आवश्यकता नाही. लक्षात, मी प्रत्येक गोष्ट ऑन रेकॉर्डच बोलतोय, नॉट ऑन ऑफ रेकॉर्ड. पत्रकारांची भाषा आहे ना. तेव्हा मला जे सांगायचं आहे, म्हणायचं आहे, ती बाब मी तुम्हाला सांगण्यासाठी म्हणून हा मुद्दा सांगत आहे. तेव्हा ही जी परिवर्तन यात्रा आम्ही काढलेली आहे, या परिवर्तन यात्रेची दोन उद्दिष्ट आहेत. एक उद्दिष्ट, आमच्या जवळ 6 महिन्याची जी यात्रा काढायची आहे, कन्याकुमारी पासून काश्मीरपर्यंत, काश्मीरपासून दिल्लीपर्यंत, आणि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारतामध्ये एकाच वेळेला 5 परिवर्तन यात्रा, या मुख्य परिवर्तन यात्रेला जोडून पूरक यात्रा, एवढा मोठा कार्यक्रम आम्ही बनवलेला आहे. आणि ती यात्रा परिवर्तनाची 6 महिने सतत चालू राहील. एवढी प्रचंड मोठी यात्रा, परिवर्तन यात्रा आम्ही काढण्याचा निर्णय केला. एवढी मोठी यात्रा काढायचं म्हटल्यानंतर तेवढा मोठा अनुभव लागेल. एवढी मोठी यात्रा काढण्यासाठी आमच्याजवळ अनुभव नव्हता, म्हणून तो अनुभव पहिल्यांदा घ्यावा यासाठी 42 दिवसाची यात्रा काढलेली आहे. त्यामुळे भरपूर अनुभव आम्हाला आलेला आहे. त्या अनुभवामुळे आता भविष्यामध्ये 6 महिन्याची यात्रा कशी काढायची खूप अनुभव झालेला आहे. तेव्हा आता आम्हाला काही अडचण येईल असं काही वाटत नाही. दुसरा उद्देश असा की या देशामध्ये 3.5% ब्राह्मणांनी देशातील सर्व प्रकारच्या लोकशाही संस्थेंवर कब्जा केला. कानून और संविधान के विरोध में जाकर कब्जा किया. तो ये काम उन्होंने कैसे किया? ये तो बहुत बड़े षड्यंत्रकारी मामला है. कैसे किया तो वो थोड़ा पार्श्वभूमि में जाकर आपको बताना होगा. तो इसलिए मैं थोड़ी पार्श्वभूमि आपको बताना चाहता हूं. 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ. संविधान लागू होने के बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ. पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, काश्मीरी ब्राह्मण थे. उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए. ब्राह्मणों का संसद पर कब्जा करवाया. तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात घटित हुई जिसे जानना जरूरी है. वो पहली बात ये कि जब 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी तो 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया. 3.5 को 60%, इसका मतलब है 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया. तो इसमें वो दूसरे लोग कौन कौन थे? आपण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना भटके विमुक्त म्हणतो त्यांना अजूनही ह्या लोकांनी भटकतच ठेवलेलं आहे. एमबीसीचे लोक आहेत, ओबीसीचे लोक आहेत, आणि यांच्यामधून धर्म परिवर्तन केलेले मुस्लिम आहेत, शीख आहेत, ईसाई आहेत, बुद्धिस्ट आहेत, जैन आहेत, लिंगायत आहेत. ह्या लोकांना प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारापासून वंचित केलंय. आणि तसं केल्यामुळे 56% दुसऱ्या लोकांच्या अधिकारावर नेहरूंनी अतिक्रमण केलंय. हा मुद्दा ठळकपणे दिसून येतोय. असं करून जवाहरलाल नेहरू यांनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया. दूसरी बात, आजादी के आंदोलन में नेहरू गांधी हमारे लोगों को ये बताते थे
आजादी मिलेगी, सबको मिलेगी। अगर आजादी मिलेगी तो सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, मगर टिकट बंटवारे का समय आया तो नेहरू ने ब्राह्मणों का ख्याल रखा, बाकी किसी का ख्याल नहीं रखा। यह भी बात समझ में आती है। इससे यह बात समझ में आती है कि यह धोखाधड़ी नेहरू ने की। हम नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान धर्मनिरपेक्ष, बच्चों का चाचा, हम अपने सगे चाचा को कभी कभी चाचा कहते हैं, मगर नेहरू को हमेशा ही चाचा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? पत्रकार लोगों को भी मालूम है। और अगर नेहरू वास्तव में चाचा थे तो चाचा ने भतीजों के साथ धोखा क्यों किया? सवाल खड़ा हो गया। अगर चाचा ने भतीजों के साथ धोखा किया तो क्या भतीजों को मालूम है कि चाचा ने धोखा किया? भतीजों को यह भी पता नहीं कि चाचा ने धोखा किया। जिनके साथ धोखाधड़ी हुई वो भी चाचा चाचा चाचा। अबे गधे लोगों, गधेपन की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। गधा होना चाहिए मगर गधेपन की तो कोई निश्चित मर्यादा होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। इसलिए ये तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी और एक बात, आजादी के आंदोलन में आप मुझे ये बताओ किसने ब्राह्मण शहीद हुए? बता सकते हो? एक, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में सारे देश के लोगों को वो किताबों में पढ़ाते हैं, मगर 99.99 मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आजादी के लिए शहीद हुए, जिन्होंने जान कुर्बान की। अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता ही नहीं चला कौन बहुजन समाज के लोग शहीद हुए, उनके नाम का कोई पता ही नहीं है। किसी का नाम और लेकर किसी स्कूल में कोई चीज पढ़ाई जाती हो पठान साहब? मुझे तो पता नहीं। आप लोगों को जानकारी होगी, मगर हमारे लोगों को यह बात जानकारी नहीं है। मगर हमारे 99.99% और उसमें मुसलमानों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर शहीदी की आजादी के लिए, यह भी इतिहास है। उनके बारे में तो किसी किताब में कुछ भी लिखा नहीं जाता। अंग्रेजों ने बहुत सारे मौलवी लोगों को झाड़ों पर, कई कई झाड़ों पर लटकाया, ऐसा इतिहास है। मगर उसका कोई इतिहास कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो 99.99% हमारे लोगों ने आजादी के लिए शहीदी स्वीकार की, कुर्बानियां दी। तो क्या इसलिए कुर्बानी दी कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला जाए और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो जाए? कितने लोगों को पता है ब्राह्मण विदेशी है? डीएनए के अनुसार फाइनल हो गया। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। इसके बारे में ये फाइनली प्रूव हो गया है कि ब्राह्मण विदेशी है। इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला जाए और उसके जगह ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो जाए, क्या इसलिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी? इसलिए शहीद हुए? इसलिए तो शहीद नहीं हुए। तो ये शहीदों के साथ विश्वासघात था। तीसरी बात, संसद पर जब नेहरू के द्वारा ब्राह्मणों का कब्जा करवाया गया, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो सार्वभौम संस्था है, जिसके पास समस्त भारतवर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार है, उस संस्था पर जब ब्राह्मणों का कब्जा करवाया गया तो ऐसे ऐसे कानून बनाए गए नेहरू के द्वारा,
उस कानून बनाकर ब्राह्मणों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया। अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम यह हुआ कि नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी जो ब्राह्मणों की थी 1952 में, आज के तारीख में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की हो गई है। यहां पत्रकार लोग हैं, तो वो पत्रकार लोग मुझे बताएंगे कि कौन से अखबार में यह बात छाप कर आई। मैं सारे देश के मीडिया को चुनौती देकर कहता हूं कि जो तथ्य मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मगर आज के तारीख में मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बताता हूं कि 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। हो गए है ब्राह्मणों का संगठन। रानडे जो न्यायमूर्ति थे, उनको ब्राह्मणों ने जिम्मेदारी लगाई कि ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में ले आओ, तो गए रानडे ज्योतिराव फुले के पास की चला काँग्रेसमध्ये। तेव्हा नॅशनल काँग्रेसला मराठीमध्ये म्हटलं जायचं राष्ट्रीय सभा। ज्योतिराव फुले म्हटले, अरे ही कसली राष्ट्रीय सभा, ही तर भटांची सभा आहे। नाही 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 नाही, मी येणार नाही, जावा जावा जावा, मी येणार नाही। ज्योतिराव फुल्यांनी ज्याला नॅशनल काँग्रेस म्हटलं जायचं, ती नॅशनल काँग्रेस नाही, ती भटांची सभा आहे, त्यामध्ये मी जाणार नाही। शाहू महाराजांकडे तिलक गेलेत, बालगंगाधर तिलक गेलेत आणि महाराजांना म्हटलं, महाराज आपण फार लोकप्रिय आहात, राजे फार कमी लोकप्रिय असतात, पण आपण राजे असून सुद्धा फार लोकप्रिय आहात। तेव्हा आपल्यासारखे लोकप्रिय राजे जर काँग्रेसमध्ये आलेत तर काँग्रेस या संस्थेचा प्रचार झपाट्याने झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि ती लोकप्रिय संस्था होईल आणि मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवणं सोपं जाईल। तेव्हा तुम्ही काँग्रेसमध्ये यावं। तेव्हा शाहू महाराजांनी उत्तर दिले त्यांना, टिळकांना, अहो टिळक महाराज, तुम्ही ब्राह्मण लोक माझ्यासारख्या राजाला सुसू देत नाही, तुम्ही ब्राह्मण लोक माझ्यासारख्या राजाला सुसू देत नाही आणि माझा भोळा भाबडा बहुजन समाज, शेड्या मेंढ्यासारखा बहुजन समाज हा जर तुमच्या काँग्रेसमध्ये आलात, कारण मी आलो की तोही येतो, आलात तर तुम्ही त्यांच्याबरोबर काय व्यवहार कराल याचा विचार करूनच माझ्या अंगावर शहारे येतात, काटे येतात। नको 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 नको, जावा जावा, मी तुमच्या काँग्रेसमध्ये येणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेमध्ये शिकत होते, लाला लजपत राय पंजाबचे। अमेरिकेमध्ये जाऊन बाबासाहेबांना म्हटलेत की तुमच्यासारखे तरुण माणसं, उच्च शिक्षित माणसं काँग्रेसमध्ये यायला हवेत। बाबासाहेबांनी म्हटलं की गायकवाड जे राजे आहेत, सयाजीराव, मी त्यांच्या बंधनामध्ये आहे, त्यांनी मला स्कॉलरशिप दिलेली आहे आणि त्यांची एक अट आहे की शिक्षण घेत असताना कुठल्याही चळवळीमध्ये सहभागी होता कामा नये, तर तुम्हाला आम्ही स्कॉलरशिप देतो। त्यामुळे मी कुठल्याही चळवळीमध्ये सहभागी होणार नाही जोपर्यंत शिक्षण पूर्ण होत नाही। शिक्षण पूर्ण करून आणि बहुत सारी डिग्रियां लेकर जब बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे आए तो लाला लजपत राय दोबारा मिले और उनको कहा कि अब तो आप बंधन से मुक्त हो गए हैं, अब आ जाइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं इस पर बहुत मंथन किया, चिंतन किया, विचार किया और विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, काँग्रेसचा सिद्धांत चुकीचा आहे। काय सिद्धांत चुकीचा आहे? कौन सा सिद्धांत गलत है? तो बाबा साहब आंबेडकर ने उनको बताया कि कांग्रेस के लोग एक बात का प्रचार कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत और भारतीयों को गुलाम बनाया। केवल अंग्रेजों ने भारत और भारतीयों को गुलाम बनाया, ये जो सिद्धांत कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं, झूठा सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है।
अंग्रेज आने के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में आए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन और महिलाओं की दास्ता, जिसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मनुस्मृति में है, इसके आधार पर उन्होंने भारत के तमाम मूल्यवासी भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। अगर हम लोग कांग्रेस को साथ देते हैं तो ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे, और अगर ब्राह्मण आजाद हो गए तो ब्राह्मण के आजाद होने के बाद वो लोग हम मूल्यवासी बहुजनों को आजाद कर लेंगे। इसकी गारंटी क्या है? इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस में सिद्धांत गलत होने की वजह से आने वाला नहीं। जो सयाने लोग थे, अक्लमंद लोग थे, समझदार लोग थे, वो कांग्रेस में नहीं गए। अर्थात जे लोक काँग्रेसमध्ये गेलेत, आता ते शहाणे होतेत की नव्हतेत ही गोष्ट मी तुमच्यावर सोडून देतो, तुम्ही ठरवा। पण यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसमध्ये गेलेत, त्यांचे वडील बंधू, त्यांच्या घराण्यामध्ये जे लोक होते ते सत्यशोधक चळवळीमधले फुल्यांचे, ते नाही गेलेत, पण यशवंतराव चव्हाण मात्र गेलेत। काय झालं मग यशवंतराव चव्हाणांच्या उत्तरायुष्यामध्ये? जेव्हा यशवंतराव चव्हाणांचा मृत्यू दिल्लीच्या हॉस्पिटलमध्ये झाला, तेव्हा शरद पवार साहेबांनी पेपरामध्ये स्टेटमेंट दिलं की यशवंतराव चव्हाणांची योग्य ट्रीटमेंट न झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला। सौम्य बोललेत ते। त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की यशवंतरावांची हत्या करण्यात आली, योग्य ट्रीटमेंट न होता। याचा अर्थ काय? पत्रकार साहेब, तुम्हाला जरा नवीन मसाला देऊन राहिलो आणि त्याचा पुरावा माझ्याकडून घेऊन टाकला। आणि या संबंधामध्ये त्यांचा जो पीए आहे यशवंतरावांचा, त्यांनी लांबलचक कशी ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी कशी गैरसोच झाली ते सर्व पुस्तकच लिहून ठेवलंय त्यांच्या पीएनी, यशवंतरावाच्या पीएनी। आणि तो यशवंतरावाचा पीए बी बामनच। म्हणजे तुम्हाला माहित व्हावं, कारण आमचे लोक आहे एवढे भोळे लोक आहेत हो। मग यशवंतरावांचा मृत्यू हा स्वाभाविक नव्हता असं स्वतः शरद पवार खासगीत नाही बोलले, पेपरामध्ये बोलले। त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसमध्ये गेलेत, काँग्रेसच्या लोकांनी यशवंतरावांचा आयुष्यभर वापर केला आणि उत्तर आयुष्यामध्ये त्यांच्याबरोबर व्यवहार केला नाही। या घटनेवरून पवार साहेबांना बरंच शिकायला मिळालं। 2 वेळा आतमध्ये काँग्रेसमध्ये गेले आणि 2 वेळ पुन्हा वापस आले पवार साहेब। माहित आहे तुम्हाला? अरे पत्रकारांना माहित, पक्ष बदल म्हणावं की काय म्हणावं। म्हणजे काही शहाणी माणसं काँग्रेसमध्ये आतमध्ये गेलीत आणि आतमध्ये जाऊन पुन्हा वापस आलीत, म्हणजे शहाणच म्हणावं लागेल हो। आणि आता जर पवार साहेबांना तुम्ही विचारलं, आता काही जायचं पुन्हा म्हातारपणामध्ये इच्छा वगैरे आहे का काँग्रेसमध्ये? आता त्यांची काँग्रेसमध्ये जाण्याची इच्छा नाही। मद्रास प्रोव्हिन्समध्ये पेरियार रामस्वामी काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते स्टेटचे। त्यांनी ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन सुरू केलं, तेव्हा गांधीजी काँग्रेसचे नेते होते। 1925ला 1920ला टिळकांचा मृत्यू झाला आणि त्यांनी जेव्हा ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा गांधीजीने त्यांना चिट्ठी लिहिली कि ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन चलाना कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ये आंदोलन कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ये आंदोलन छोड़ दो। इरोड नावाच्या शहरामध्ये कोइंबतूर जवळ पेरियार रामस्वामी यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये पेरियार म्हणाले कि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ये आंदोलन छोड़ दो, मुझे चिट्ठी लिखी है तो मैं आज अपना निर्णय घोषित करने वाला हूं। और आज मैं ये निर्णय घोषित कर रहा हूं
कि मैं ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन छोड़ने वाला नहीं हूं और घोषित करता हूं मैं आज कांग्रेस का त्याग कर रहा हूं, कांग्रेस छोड़ रहा हूं. एकतर शहाणी माणसं काँग्रेसमध्ये गेली नाहीत आणि जी शहाणी गेली ती आतमधून पुन्हा बाहेर आली. तेव्हा आगे पेरियार ने कहा कि गांधी जी इसी तरह की राजनीति करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी आने वाली नहीं है, देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी. 1925 ला पेरियारनी भाकीत घोषित केलं होतं. ते भाकीत मी तुम्हाला पुराव्यासहित सांगतोय, आकडेवारी सहित सांगतोय थोड्या वेळातच. हे कसं ब्राह्मणांनी ब्राह्मण राज्य भारतामध्ये लोकशाहीच्या नावावर स्थापित केलं, पुराव्यासहित सांगतोय. और आगे उन्होंने कहा कि गांधी जी इसी तरह की राजनीति करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी. इसलिए पेरियार ने पत्रकार परिषद में घोषित किया कि मैं आज निश्चय करता हूं. काही लोकांना काँग्रेसच्या विषयी प्रेम असेल तर त्यांनी माहिती आणि ज्ञान घेण्यासाठी ऐकून घ्यावं. माहिती आणि ज्ञान घेतल्याने कुणाचंच अकल्याण होत नाही, फायदाच होतो. त्यांना कानाला वाईट वाटत असलं तरी ज्ञानाने आणि माहितीने कधीच कोणाचं या जगामध्ये नुकसान झालेलं नाही, फायदाच होतो. तेव्हा अशा बऱ्याच कार्यक्रमामध्ये असे लोक बरेच माझ्या ऐकायला येतात. त्यांना काही लोकांना बरं वाटत नाही. तेव्हा आगे पेरियार ने कहा कि मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकल्प करता हूं, एज फार एज कंसर्न जहां तक तमिलनाडु का और मद्रास प्रोविंस का सवाल है, मैं कांग्रेस को ये जो समंदर का किनारा हमारे स्टेट को लगा हुआ समंदर में डुबाऊंगा. आता दुसऱ्या लोकांना माहित नसेल पण पत्रकार या ठिकाणी आहेत. 1960 पर्यंत काँग्रेस तामिळनाडूमध्ये होती, ती जेव्हा गायब झाली अजूनही काँग्रेसचं रिटर्न बॅक तामिळनाडूमध्ये होताना दिसत नाही. डीएमके किंवा एआयडीएमके ह्या पक्षाचं सरकार जे पेरियारच्या आंदोलनामधून निर्माण झालं त्यांचं त्या ठिकाणी सरकार येते, काँग्रेस त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये डुबलेले आपल्याला दिसून येते. आता दुसरा मुद्दा असा की हे झालंय काँग्रेसच्या पक्षाच्या संदर्भामध्ये. दुसरा मुद्दा, भारतीय जनता पक्ष हा दुसरा ब्राह्मणांचा पक्ष आरएसएसने सुरू केला. आरएसएसने जेव्हा सुरू केला त्यावेळेस त्या पक्षाचं नाव होतं जनसंघ. त्याचा पहिला राष्ट्रीय अध्यक्ष गोळवलकरजींना बनवला, त्याचं नाव होतं श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण. म्हणजे हाय पक्ष ब्राह्मणाचाच. आणि अटल बिहारी आणि अडवाणी यांनी 77 मध्ये जनता पार्टी में विलीन किया. बाद में विवाद हुआ तो अटल अडवाणी बाहर आ गए. बाहर आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण उसको बनाया. ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, विदेशी जनता है. ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो. ये ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, ब्राह्मण विदेशी जनता है. और मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं कि वो सिद्ध करे कि वो भारतीय जनता है. मैंने मोहन भागवत को मैंने कहा काय चिल्लर माणसाला कशाला चुनौती द्यायची, बारक्या बुरक्या माणसाला चुनौती देण्यात काही अर्थ नाही. मोहन भागवतला सांगितलं पण ते काही सिद्ध करू शकले नाहीत. कारण डीएनएच्या अनुसार जर ब्राह्मण विदेशी ठरलेत तर आता एकही पुरावा शिल्लक नाही की ब्राह्मण भारतीय आहेत हे सिद्ध करण्याचा. आणि सुप्रीम कोर्ट, जगातले सुप्रीम कोर्ट डीएनएला पुरावा म्हणून मानतात. त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघालेला आहे. हे ब्राह्मण विदेशी आहेत. तो ब्राह्मण विदेशी जनता है. विदेशी जनता ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, बड़ी हैरान करने वाली बात है.
ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है, मगर थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए बहुत है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन हो जाएगा खामखा आपके दिमाग पर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है, ज्यादा ब्लड प्रेशर मत बढ़ने दो। तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे ने बॉम्बे में बनाई। ये भी तीसरी ब्राह्मणों की पार्टी, आज नेशनल लेवल की पार्टी है। चौथी ब्राह्मणों की नेशनल लेवल की पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद, नंबूद्री ब्राह्मण केरला का, उसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जिसकी सरकार आज केरला में है। और 32 साल या 34 साल तक ज्योति बसु बंगाल में मुख्यमंत्री थे, और कल तक सरकार मानिक सरकार त्रिपुरा में थे। कल सरकार बदली वहां, और विप्लव देव जो है वहां अभी मुख्यमंत्री हुआ है, जो ये कहता है कि महाभारत में इंटरनेट था। अब उसको मालूम होगा, हमें तो पता नहीं, मगर वो कहता है इंटरनेट था और बहुत कुछ कहता है। अब उसको मालूम होगा, जानकारी होगी, और बढ़िया क्वालिटी का द्रौपदी के पास मोबाइल था, उसका साइज भी बताया उसने। अब होगा, हम लोग बोल नहीं सकते। अब ऐसे ऐसे गधे लोगों को साले मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अली हैरानी हमारे देश में है। क्योंकि हमारे देश में गधे लोगों को सर पर बिठाने की बड़ी लंबी परंपरा शुरू हुई है, और ये लंबी परंपरा के बारे में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि ये बातें आप लोगों को मालूम हो जाए। मैं ज्यादा सख्त भाषा में बोलने का आदी हूं, और सारे देश भर में बोलता हूं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था। ब्राह्मण महासभा ने मेरे विरोध में लिखकर दिया था कि वामन मेश्राम को गुजरात आने मत दो, और वामन मेश्राम को भाषण करने की अनुमति मत दो। ये बात उन्होंने जिलाधिकारी को लिख कर दी। मैं इसके बावजूद वहां गया और ब्राह्मण महासभा के लोगों को कहा, तुम्हारे बाप की जमीन है ये गुजरात तुम्हारे बाप दादा की जमीन है। तुम कह रहे हो कि वामन मेश्राम को आने मत दो, तुम लोगों ने संविधान पढ़ा? आर्टिकल 19 पढ़ा संविधान का? भारत का कोई भी नागरिक सारे भारत में घूम सकता है, प्रचार कर सकता है, संगठन बना सकता है, पढ़ा? ये तुम्हारे बाप का लिखा हुआ नहीं है, मनु महाराज का है। ये पब्लिक में कहा मैंने, ये तुम्हारे बाप का लिखा हुआ नहीं है। मैं जरूर कह सकता हूं मेरे बाप का लिखा हुआ है, ये तुम्हारे बाप का लिखा हुआ नहीं है। और तुम्हारे बाप ने जब संविधान लिखा मनुस्मृति, तो तुम्हारे बाप ने हमको अधिकार नहीं दिया। जब हमारे बाप ने संविधान लिखा तो हमको तो दिया ही दिया, बम्मन को भी दिया। तुम्हारे बाप ने हमको नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने तुमको भी दिया। तुमको दिया तो संविधान के अधिकार का उपयोग करो। हमारे अधिकार के विरोध में जिलाधिकारी को लिखकर दे रहे हो, तो जिलाधिकारी अगर पाबंदी लगाता है तो मैं जिलाधिकारी के विरोध में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। वहां थाने के आईपीएस ऑफिसर ने मेरे कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई, मैंने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, आज तक जवाब नहीं दे पाया। और दोबारा फिर मेरे थाने में कोई पाबंदी नहीं लगा पाया। संविधान का मौलिक अधिकार है मेरा, साधारण अधिकार नहीं है बोलने का, मौलिक अधिकार है। अभी मैं परिवर्तन यात्रा लेकर आया, 8-10 जगह पुलिस वालों ने मुझे नोटिस दिया, तो मैंने कहा तुमने नोटिस दिया ना, अभी मेरी नोटिस की राह देखो। तुमने मुझे नोटिस दिया तो तुम्हारा अधिकार, तुमने तुम्हारी ड्यूटी निभाई। अब मैं हाई कोर्ट की नोटिस तुमको देता हूं कि तुमने मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, अब जवाब दो। मेरे को तो जवाब नहीं दोगे, हाई कोर्ट की नोटिस के बाद तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो मैं जानता हूं, मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं हूं, मैं जानकार आदमी हूं, और जानकारी के आधार पर ही बात कर रहा हूं। तो चौथी नेशनल लेवल की पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाद, नंबूद्री ब्राह्मण केरला का नेशनल लेवल की पार्टी। पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है,
और पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी। होगी 5 पार्टी ब्राह्मणों की, नाम के साथ बताया। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं होगी, अभी लिखो, अभी तक जानकारी नहीं होगी, लिखो। और अभी से मैं आपको बोलता हूं, आपका छापा नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पत्रकार आते हैं, तो पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने के पहले मैं ही उनका इंटरव्यू लेता हूं और उनको पूछता हूं, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले वो छापने वाले हो क्या? मेरा इंटरव्यू तुम लेने वाले हो, मेरा इंटरव्यू छापने वाले हो क्या? इसके पहले बहुत सारे लोग पत्रकार मेरे इंटरव्यू लेकर गए, छापा नहीं उन्होंने। जब मैंने उनको टेलीफोन किया और पूछा क्यों नहीं छापा, तो बोलता है संपादक के पास दे दिया, अब हम सारा का सारा पावर तो हमारे पास नहीं है, संपादक ने नहीं छापा तो हम क्या करें। हा, तेच सांगून राहिलं ना भाषणामध्ये। काय सांगून राहिलं तर तुम्हाला? चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे, तुम्हाला कळावं यासाठी तेच सांगून राहिलोय। आणि ऐकलं तर आणखी कळेल। मी हे एक्सपोज करण्यासाठीच सांगून राहिलोय, हे नग्न करण्यासाठीच बोलून राहिलो। आणि हे बघून राहिलो ना, हे रेकॉर्ड मध्ये बोलून राहिलो, कारण पुराव्यासहित बोलायचं। मला पुरावे जर नाही मिळालेत मान्यवर तर लंडनला घेऊन लंडनहून आणतो। काही बामनाजी सर्व पुरावे इंग्रज घेऊन गेलेले आहेत। बाबासाहेब आंबेडकर जी मनुस्मृती वापरायचे, ती मनुस्मृती भारतामधून बामनांनी गायब केली। मग मी लंडनला गेलो, विचारलं तिथं, मला ही मनुस्मृती पाहिजे। ते म्हटले इथं तर मिळणार नाही, पण इंग्रजांचं ऑस्ट्रेलियामध्ये राज्य आहे, तिथं मिळू शकते। मी तिथून इंग्लंडमधून ऑस्ट्रेलियात गेलो आणि 200 वर्ष जुनी मनुस्मृती जी बाबासाहेब आंबेडकर वापरत होते ती मनुस्मृती मी घेऊन आलो। आणि आता बामनं जे मनुस्मृती छापतात त्याच्याबरोबर जरा मिळवून बघितलं जायला, हे एकदम उलट पुलट आणि हे एकदम ओरिजिनल, अशी बदमाशी करतात। आणि बदमाशी करतात आता लोकांना भुलवण्यासाठी। आणि जेव्हा त्यांचं पूर्ण वर्चस्व स्थापित होईल तेव्हा ते असली दात, ओरिजिनल दात ते दाखवतील। अशा पद्धतीनं हे लोक करणारे आहेत। तेव्हा मला सांगायचं असं की तुम्हाला हे 5 नॅशनल लेवलचे पक्ष ब्राह्मणांचे आहेत। संख्या किती आहे? 3.5%। पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट अनुसार 6% मतं ज्या पक्षाला 3 राज्यामध्ये पडतील त्याच पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात येईल, असं पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट, निवडणूक कायदा जो आहे त्या कायद्यामध्ये लिहिलेला आहे। मग ब्राह्मणांची संख्या जर 3.5% आहे तर ब्राह्मणांचा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतामध्ये अस्तित्वात येऊ शकत नाही। राष्ट्रीय पक्ष तर सोडा, या देशामध्ये इमानदारीने जर निवडणुका झाल्यात तर ब्राह्मणाचा ग्रामपंचायतीमध्ये पंच निवडून येऊ शकत नाही। आणि मी मागच्या एका सभेमध्ये असं विचारलं की 44,000 महाराष्ट्रात गाव आहेत, मला त्या गावाचं नाव सांगा ज्या गावामध्ये ब्राह्मण सरपंच आहे। आपला अमिताभ बच्चनचा एक खेळ चालतो ना, त्या खेळामध्ये हा प्रश्न विचारला पाहिजे, कोण बनेगा? अरे जास्त झालेत ना, 1 करोड थोडी, जास्त करोड झाले। एक ब्राह्मण गावामध्ये, अरे 3.5 मतावर तो ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच इमानदारीने जर भारतात निवडणुका झाल्या तर निवडून आणू शकत नाहीत। जे ब्राह्मण ग्रामपंचायतीचा सरपंच बनवू शकत नाहीत ते देशाच्या पंचायतीचा प्रधानमंत्री नियुक्त करत आहेत। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनण्याच्या अगोदर RSSनी अडवाणीला म्हटलं, हे बाजूला हट, सुषमा स्वराज हे बाजूला हट। आणि RSSनी, बीजेपीचे लोक ठराव पास करत नव्हते, RSSनी वेटो पॉवरचा उपयोग केला आणि नरेंद्र मोदीला प्रधानमंत्री पदाचं कॅन्डिडेट बहुमत मिळायच्या अगोदर घोषित केलंय। संसदीय लोकशाहीमध्ये असं करायचं नसते, कारण ही काय राष्ट्रपती प्रणाली नाही आहे की अगोदरच कॅन्डिडेट घोषित करायचा। बहुमत मिळालं तर पहिल्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री पदाचा कॅन्डिडेट निवडला जातो
आणि त्यानंतर राष्ट्रपती जेव्हा त्याला शपथ देतो त्यानंतर तो प्रधानमंत्री मनवला जाऊ शकतो असं भारतीय घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे. पण RSSनी गोव्याच्या परिषदेमध्ये नरेंद्र मोदीला निवडणुकीमध्ये अगोदरच प्रधानमंत्री पदाचं कॅन्डिडेट घोषित केलं. आणि RSSनी केलंय. कारण बीजेपीचे लोक हे अडवाणी सुषमा स्वराजच्या प्रभावातील लोक हे मान्य करत नव्हते. म्हणून व्हेटो पॉवरचा RSSनी वापर करून नरेंद्र मोदीचं नाव प्रधानमंत्री पदासाठी घोषित केलंय. या पुराव्याच्या आधारावर तुम्हाला सांगून राहिलो की ब्राह्मण जे सरपंच बनवू शकत नाहीत ते देशाच्या प्रधानमंत्री कॅन्डिडेटला नॉमिनेट करतात. अँड दोज हु नॉमिनेट असली पावर जो नॉमिनेट करते हैं उनका होता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता है. ही बात समझ ली भाई. देन दोज हु नॉमिनेट, जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया उसका असली पावर है, जिसको नॉमिनेट किया उसका असली पावर नहीं है. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये शेतीमध्ये जेव्हा पक्षी नुकसान करतात पिकाचं तेव्हा शेतकरी फाटके फुटके कपडे एकत्र करून त्या लाकडामध्ये शेतकरी बनवतात, त्याचा फेटा बनवतात आणि शेतामध्ये असं काढतात काय त्याला बुजगावणं म्हणतात. मग दुसऱ्या दिवशी पक्षी येत आहे आणि पक्षी आल्यानंतर एक पक्षी दूसरे पक्षी को बोलता है किसान है. अभी किसान तो है नहीं. पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है. पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है. मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है. ए नरेंद्र मोदी है. अरे नरेंद्र मोदी बुजगाव नाही हो. त्यामुळे मी नरेंद्र मोदीचं नाव बदलवून टाकलं. नरेंद्र मोदीने नरेंद्र बुजगावने. आणि गुजरातमध्ये बोललोय. साथियों मैं आपको कोई भी बात यहां जो बोलूंगा बगैर एविडेंस के नहीं बोलूंगा. तो जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं. और इन्हीं 5 ब्राह्मणों की राजनीतिक रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों का भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा है. मेरे कुछ मित्रों ने मुझे कहा मेश्राम जी काहे को चिंता कर रहे हो, चुनाव आएगा तो बदल जाएगा. चुनाव आएगा तो बदल जाएगा. मैंने उनको कहा कि जो परिवर्तन ब्राह्मणों ने भारत पर थोपा वो परिवर्तन चुनाव से करने वाला होने वाला नहीं है. इसमें चुनाव से परिवर्तन होने वाला नहीं है. कहा क्या कहते हो? मैं अभी प्रूव कर देता हूं आपके सामने भी बताता हूं. कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी. अगर कांग्रेस गई तो बीजेपी आई, बीजेपी गई तो कांग्रेस आई. ए नाम का ब्राह्मण गया, बी नाम का ब्राह्मण आ गया. बी नाम का ब्राह्मण गया, ए नाम का ब्राह्मण आ गया. साला उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. ब्राह्मण सर के ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है. कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? मैं तो कभी ये नहीं कहता हूं कि कितने अनपढ़ों को पता है. मैं तो ये कहता हूं कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है. कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी. एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा तो पहला ब्राह्मण आएगा. चुनाव होगा, सत्ताधारी पार्टी में परिवर्तन होगा, शासक जाति ब्राह्मण में कोई परिवर्तन नहीं होगा. 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था और अंग्रेज की जगह ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है. और ये बात ब्राह्मणों ने सारे देश के मूल निवासी बहुजनों के ऊपर थोप दिया. ये व्यवस्था थोप दिया. इसमें चुनाव के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है. अगर चुनाव के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है तो ये बात संविधान के अनुसार सही नहीं है. अगर ब्राह्मण की पार्टी जाति और शूद्र की आती, शूद्र की जाति और ब्राह्मण की आती तो हम कह सकते थे हां परिवर्तन हो रहा है, हां परिवर्तन हो रहा है.
मगर एक ब्राह्मण की पार्टी जाती और दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आती, और दूसरी जाती पहली आती। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। काशीराम जी कहते थे एक नागनाथ है और एक सापनाथ है। नागनाथ डसले तो मरना तय है, और सापनाथ डसले तो घंटा डेढ़ घंटे के बाद मरना तय है, क्योंकि नागनाथ का विष ज्यादा खतरनाक होता है, सापनाथ का थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, बस इतना ही फर्क है। मरना तय है। अब मरना तय है। अभी जब मैं ये कह रहा हूं तो चलो लगे हाथ उदाहरण दे देता हूं। किसानों की आत्महत्या बंद हो रही, अखबार वाले तुम लोग लिखते हो आत्महत्या, अरे हत्याएं क्यों नहीं लिखते हो? तो तुम भी हत्यारे हो, पत्रकार भी। ये आत्महत्याएं नहीं है, ये हत्याएं है। सरकार ने कानून बनाकर किसानों का जो लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य से कम में उनको बिक्री करने के लिए तुम लोगों ने मजबूर किया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। पॉलिसी बनाने का तो निर्णय उनके पास है। अगर पॉलिसी बनाने का, कानून बनाने का अधिकार तुम्हारे पास है, तो तुम ऐसा भी कानून बना सकते थे कि किसानों को जिस फसल को पैदा करने के लिए 1 रुपया खर्चा आता है, तो 115 रुपया, कम से कम 115 देंगे। अरे छोड़ो 110 देंगे, तो 10 रुपया फायदा हो गया किलो में। तो वो कर्जे के अधीन नहीं फंसेगा, जो कर्जा लिया हुआ है लौटाने लायक हो जाएगा, अपने परिवार को चलाने लायक हो जाएगा, और खेती पर जिन मजदूरों को वो काम देता है, उन मजदूरों का भी पेट पालने का काम किसान करेगा। सरकार मजदूरों को कोई रोजगार तो दे नहीं रहा है, और दे रहा है तो कानून में लिखा है 100 दिन देंगे। साला 265 दिन क्या करेगा? रोजगार हमी योजना है ना 100 दिन वाली, और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है मांगेल त्याला रोजगार, बरोबर आहे? शाळेला मागेल त्याला रोजगार, मागण्याचं माहीतच नाही मजुराला, मागल्यानंतर मिळते हे मजुराला माहीतच नाही। आणि त्यामुळे कायद्यात जे लिहिले पडवाटा फार असतात कायद्यामध्ये, त्या पडवाटा त्यांनी जाणीवपूर्वक ठेवलेले असतात। इसका अर्थ यह है कि ये किसानों की आत्महत्याएं नहीं है, ये हत्याएं है। मगर प्रचार किया जा रहा है, किसानों की आत्महत्या लगातार चल रही है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं बंद हो रहा है? आप लोगों ने कभी सोचा ये क्यों बंद नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो सोनिया गांधी ने अगर 2010 में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया तो बंद होना चाहिए ना आत्महत्या। माफ कर दिया, फिर तो 11 में बंद होना चाहिए ना आत्महत्या। 11 में आत्महत्या बंद होने के बजाय और बढ़ रही है। क्यों? कभी सोचा ऐसा? लोग मेरे पास आए, पूछने लगे मेश्राम जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करने के बाद भी किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हो रही है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए। मैंने कहा 2010 में ब्राह्मण राज था, 2011 में ब्राह्मण राज खत्म हो गया क्या? 2010 में ब्राह्मण राज था, आत्महत्या हो रही थी। 2011 में ब्राह्मण राज खत्म हो गया क्या? 2011 में ब्राह्मण राज खत्म नहीं हुआ। कि ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं? शेतकऱ्यांचे 2 शत्रु, शेठजी आणि भटजी। लिखित है, महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया, पढ़ लेना थोड़ा। शेठजी आणि भटजी काय ठाकूर साहेब, लिखित महाराष्ट्र सरकारने पब्लिश केलं, सांगून राहिलो। शेठजी आणि भटजी शेतकऱ्यांचे 2 शत्रू। त्याच्यातला जो शेठजी आहे तो व्यापार आणि उद्योगावर त्यांचा कब्जा, आणि भटजी तुम्हाला तर सांगितलं 5-5 राष्ट्रीय पक्ष, बामणाचा कब्जा।
म्हणजे याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे दोन शत्रू या देशाच्या केंद्रस्थानी स्थापित करण्यात आलेले आहेत. आणि शेतकऱ्यांचे दोन शत्रू जर त्या ठिकाणी आहेत आणि राज्याची पॉलिसी बनवण्याचा अधिकार ज्यांच्या नियंत्रणात आहेत ते भटजी शेतकऱ्यांचे शत्रू. आणि 10ला जर 72,000 करोड माफ केलेत तर 11ला त्या ब्राह्मणांचंच राज्य कायम आहे. त्यामुळे 11ला सुद्धा ती आत्महत्या बंद होऊ शकत नाही. त्याचं कारण असं, कारण ब्राह्मण राज्य संपलेलं नाही, ते कायम आहे. म्हणून आत्महत्या, ज्याला हत्या म्हणायला पाहिजे, ते कायम आहे. हे खरं कारण तुम्ही पत्रकारांनी लिहिलं पाहिजे. तुम्हाला लिहायला हिंमत नसेल तर माझं नाव टाका, वामन मेश्राम असं म्हणालेत. मग तुमच्यावर थोडीशी जरा जबाबदारी कमी येईल, पण छापलं नाही जाणार एवढं निश्चित आहे, कारण माझं काहीच छापलं जात नाही. माझ्यावर अघोषित पाबंदी संपूर्ण देशामध्ये आहे. तेव्हा आज ब्राह्मण राज्य भारतावर स्थापित करण्यात आलेलं आहे आणि RSSचे लोक प्रचार करतात की आम्हाला या देशात हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचं आहे. याचा अर्थ आपण समजून घेतला पाहिजे. याचा काय नेमका अर्थ आहे? ब्राह्मणांनी ब्राह्मण राज्य स्थापन केलंय आणि ब्राह्मण SC ST OBC कुणबी मराठ्याला हिंदू म्हणतात. मग ब्राह्मणांना SC ST OBC कुणबी मराठ्यांचं देशावर राज्य आणायचं आहे का? हिंदू राष्ट्र आणायचं म्हणजे? असं तर निश्चितच नाही म्हणता येत. याचा अर्थ असा की जर ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र आणायचं असा प्रचार करत आहेत, त्याचं मूळ कारण ब्राह्मणांनी संपूर्ण देशाला गुलाम बनवलं, ही माहिती लोकांना होऊ नये यावरील लोकांचं लक्ष विचलित करणं, डायव्हर्ट करणं, यासाठी हिंदू राष्ट्राचा मुद्दा प्रचारामध्ये आणला जातो. त्यांचा मुद्दा प्रचारात आणला जातो. पण ब्राह्मणांनी भारतावर कब्जा केला, ब्राह्मण राज्य स्थापन केलं, हा माझा मुद्दा कुठलेच पत्रकार, स्वनामधन्य धर्मनिरपेक्ष पत्रकार, ते सुद्धा छापत नाहीत. ज्याला धर्मनिरपेक्ष पत्रकार म्हणतात ते सुद्धा छापत नाहीत. तेव्हा त्यांची धर्मनिरपेक्षता मला माहित आहे काय आहे ते. त्याच्यावर कधी संधी मिळाली तर त्याच्यावरही बोलेन. तेव्हा ब्राह्मण राज्य ब्राह्मणांनी या देशावर स्थापित केलं, त्यावरील लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी, डायव्हर्ट करण्यासाठी हिंदू राष्ट्र हा मुद्दा प्रचारात आणला जातो आणि त्यांचे मुद्दे छापले जातात. पण ब्राह्मणांनी भारतावर कब्जा केला ही गोष्ट मात्र छापली जात नाही आणि जनतेला जागृत केलं जात नाही, जागृत होऊ दिलं जात नाही. दुसरा मुद्दा, आमचे काही मित्र आम्हाला मिळालेत, म्हटलं तुमचं म्हणणं आम्ही ऐकलं, वाचलं, पण एक म्हणणं तुम्हाला मान्य करावं लागेल. त्यांनी मला म्हटले एक बात आपको मुझे मेरी मानना होगा. मैंने कहा कौन सी बात मानना होगा? चाहे कुछ भी हो, भारत में लोकतंत्र है, ये आपको मानना होगा. क्या जबरदस्ती कर रहे हो क्या? मैंने हमारे लोगों को कहा जबरदस्ती कर रहे हो मुझे? नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात तो आपको मानना होगा कि भारत में लोकतंत्र है. मैंने कहा मैं नहीं मानता भारत में लोकतंत्र है, मगर जब तुम कहते हो भारत में लोकतंत्र है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा भारत में लोकतंत्र है. तो उन्होंने मुझे कहा भारत में लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर 5 साल बाद भारत में चुनाव होता है. तो मैंने उनको कहा इसका मतलब यह है कि तुम ये कहते हो चुनाव माने लोकतंत्र. पॉलिटिकल साइंस की किताब में, भारत के पॉलिटिकल साइंस के किताब में और दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के किताब में कहीं पर भी चुनाव माने लोकतंत्र लिखा हो तो मुझे बताओ. चुनाव माने लोकतंत्र दुनिया में कहीं पर भी नहीं माना जाता, और लोकतंत्र चुनाव माने लोकतंत्र नहीं माना जाता. कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति चुनाव माने लोकतंत्र नहीं मानता है. क्यों? क्योंकि लोकतंत्र राजतंत्र के विरोध में लाई हुई व्यवस्था है.
लोकतंत्र राजतंत्र के विरोध में लाई हुई व्यवस्था है। राजतंत्र में राजा के नियंत्रण में एक अधिकार होता था। जैसे राजा खुद कानून बनाता था, उस कानून पर खुद ही अमल करता था, और अपने राज्य का चीफ जस्टिस भी वो खुद ही होता था। राजा के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ। मुगले आजम देखा होगा पठान, अकबर वहां बोलता है, अकबर के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ है, बराबर आहे. काही बोललं तर इंसाफच आहे. अकबराचंच नाही तर कुठल्याही प्रकारचा राजा असेल तर तो त्याच्या राज्याचा चीफ जस्टिसच असतो. आणि तो जे काही बोलतो तो लोकांना सांगतो नाही नाही हेच न्याय आहे, हेच इंसाफ आहे. तेव्हा या राजतंत्रामध्ये राजाच चीफ जस्टिस असतो आणि राजामध्ये ज्या घटना घडतात त्या घटनांचं रिपोर्टिंग आणि इतिहासाचं लिखाण ह्या दोनही गोष्टी राजा आपल्याच माणसाकडून लिहून घेते. तेव्हा ह्या चार प्रमुख बाबी आधुनिक लोकशाहीमध्ये सत्तेच्या विभाजनाच्या सिद्धांताच्या आधारावर अलग करण्यात आल्या. चार सत्ता निर्माण करण्यात आल्या. कायदे बनवणारी सत्ता अलग, ज्यामध्ये जनतेचे प्रतिनिधी निवडून जातात, त्यांना कायदा बनवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी IAS, IPS, IRS अधिकारी, त्यांना युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या द्वारे भारतीय घटनेच्या माध्यमातून कुठल्याही जाती समाजाचा माणूस असेल तो IAS, IPS, IRS होऊ शकतो. तर कार्यपालिका, न्यायपालिकेमध्ये कोणताही माणूस भारतीय घटनेनुसार बंधन नाही, तो जज होऊ शकतो हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचा. तेव्हा ही तिसरी सत्ता विभाजनाच्या सिद्धांतावर बनवण्यात आलेली आहे लोकशाहीमध्ये, आणि ती केंद्र सरकारच्या अधीन नसते. न्यायपालिका स्वतंत्र, स्वायत्त, ऑटोनॉमस, भारत सरकारच्या आदेशावर न्यायपालिका काम करत नाही. किमान घटनेमध्ये जे लिहिलेलं आहे ते सांगतो. चौथी सत्ता मीडिया. चौथी सत्ता मीडिया. राजाच्या कालावधीमध्ये राजा घटनांच्या बातम्या स्वतःच लिहितो आपल्या माणसांच्या माध्यमातून, आणि घडणाऱ्या घटनांचा इतिहास सुद्धा स्वतःच लिहून घेतो. तेव्हा या बाबतीमध्ये जगातल्या सर्व लोकशाही राष्ट्रांमध्ये मीडियाला स्वतंत्र करण्यात आलेलं आहे. ती राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधीन मीडिया राहणार नाही. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में भारत के संविधान ने उनको आजादी दी. हो गए चार सत्ता. राजा के नियंत्रण में सारी सत्ता केंद्रीभूत है, एकाधिकार है, और ये एकाधिकार वाली जो सत्ता है चार सत्ता में विभाजित की गई. और चारों सत्ताएं, इनके अंदर चेक्स एंड बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए सभी पावर एक जगह एक व्यक्ति को नहीं दिया गया. यह है लोकतंत्र. अब आपको मालूम हो इसलिए बता रहा हूं, चुनाव माने लोकतंत्र नहीं है. ये जो सत्ता विभाजन का सिद्धांत है, इसमें राजा के चार प्रमुख अधिकारों को चार हिस्सों में बांटकर लोगों को यह अधिकार बांट दिया गया. अब ये जो लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है सत्ता विभाजन का, भारत में संविधान ने ये लिखा हुआ है. रियलिटी में क्या हुआ आपको बताता हूं, तो आपको पता चलेगा रियलिटी में क्या हुआ. 2009 में चुनाव हुआ. 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है. किसी को पता? आप पत्रकार हो, हाँ भाई पता है आप लोगों को. 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा. चुनाव आयोग के साइट पर जाके वेरीफाई कर लो. जो मैं कह रहा हूं गलत निकला तो मुझे बताना. ब्राह्मणों के पार्टी का 375 सीटों पर कब्जा. नंबर 2, 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा. कम नहीं हुआ, बढ़ गया. आउट ऑफ 543 लोकसभा की सदस्य संख्या है. इस सदस्य संख्या के अनुसार
411 सीटें 2/3 मेजॉरिटी से भी बहुत ज्यादा है। 366 सीटें अगर किसी पार्टी के पास होती है तो 2/3 मेजॉरिटी होती है और लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी से कानून पास किया जाता है। पास किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं है, पास किया जा रहा है। किसानों की जमीनों को लैंड एक्विजिशन कानून बनाया गया, जमीन अधिग्रहण का, और यह कानून इस तरीके से पास किया गया कि वहां पार्लियामेंट में किसी प्रकार की कोई चर्चा किए बगैर पास किया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उस पर साइन कर दिया, वो कानून लागू है। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। नंबर 2, कार्यपालिका आईएएस आईपीएस आईआरएस 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी आईएएस आईपीएस आईआरएस ब्राह्मण और तत्सम। कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण। नंबर 3, जुडिशियरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा के विरोध में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने लेटर लिखे। आप लोगों को मालूम लेटर लिखा, मगर वो एरोगेंट आदमी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रहा है। आपके सामने है कब्जा। चौथा, मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा जहां अखबार और किताबें छपती है। तीसरा मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचाखुचा महाराज, मतलब सब आ गया। फिर कितने लोगों के नाम लेवे? ये सारा का सारा उनके कब्जे में। लोग कहते हैं साधु है, संत है, ये साधु संत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, सब पीटने के लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और इसका प्रचार करते, लिखित है, रामचरितमानस पढ़ लो। हमारा कहना यह है, राम का चरित्र तुलसीदास ने लिखा, लिखो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। एक नहीं और लिखो, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, मगर तुम राम का चरित्र लिख रहे हो और उस चरित्र में हमारी पिटाई का आदेश दे रहे हो, ये बात गलत, ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुलसीदास जी अभी जीवित होते तो मैं खुद ही एट्रोसिटी एक्ट लगाता, मगर वो जीवित नहीं है तो मरे हुए आदमी पर साला एट्रोसिटी लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सबूत है तो जरूर लगा सकते हो, तो मेरे पास तो लिखा हुआ सबूत है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। अगर ब्राह्मण नालायक है, बुद्धिहीन है, चरित्रहीन है, फिर भी वो ब्राह्मण है, इसलिए पूजा के योग्य है। अगर शूद्र चरित्रवान है, बुद्धिवान है, फिर भी वो पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि वो जन्म से शूद्र है। लिखी हुई बातें बोल रहा हूं भाई। रामदास स्वामी न लीलय, जरी झाले ब्राह्मण भ्रष्ट, तरी ते तिनी लोकी श्रेष्ठ। आता या ओरिजिनल आहे, ज्याला ओरिजिनल आहे, हे सांगणं पाप थोडी आहे। लिहिणं पाप नाही तर सांगणं पाप कसं काय? आणि लिहिणं जर गुन्हा नाही तर मग सांगणं गुन्हा कसं काय? तर त्या लोकांनी जे लिहून ठेवलं त्याचा हे लोक प्रचार करतात। याचा अर्थ असा, हे ब्राह्मणवादाचे प्रचारक आहेत असं माझं म्हणणं आहे। तेव्हा चौथा मीडिया, होकल मीडिया, मैं माइक से बोल रहा हूं, उसी तरह से 7,500 बोली भाषा देश में बोली जाती है, जिसकी कोई स्क्रिप्ट और लिपि नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, शासन की मान्यता है। इस मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 4 प्रकार का मीडिया है, इस पर भी ब्राह्मणों का ही कब्जा है। अगर इस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है,
विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मण का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मण का कब्जा। इसका मतलब है चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा, चारों पिलर पर ब्राह्मण का एकाधिकार। अगर चारों पिलर पर ब्राह्मण का एकाधिकार, कहां है लोकतंत्र? कहां है लोकतंत्र? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। 1925 को पेरियार ने जो कहा ये तो ब्राह्मण तंत्र हो गया, लोकतंत्र है कहां? राजा का एकाधिकार होता था, लोकतंत्र में ब्राह्मण का एकाधिकार हो गया है। कहां है लोकतंत्र? हमारे लोग भोले शंकर लोग हैं। हमारे जो लोग हैं भोले शंकर लोग हैं। शंकर शंकर था, पार्वती ने फंसाया, फंसाने के बाद लोगों ने कहा शंकर शंकर नहीं है, भोले शंकर है। तो हमारे लोग भोले शंकर ही है। आप लोगों को कल तक वोट का अधिकार था, ईवीएम मशीन आया, अब आपका वोट अंदर जाता है, कहां गायब होता है साला पता ही नहीं चलता। आपको लगता होगा कुछ भी बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया, सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिया, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने मेरा जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में निर्णय दिया, चुनाव आयोग के विरोध में निर्णय दिया। अखबार वालों ने यह खबर आज तक नहीं छापी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फेवर में, आपको कॉपी चाहे ले लो। तो इसलिए साथियों, ये परिस्थिति भारत में सारी की सारी परिस्थिति आप लोगों के विरोध में है। बहुत छोड़ो, पुलिस चौकी में आपका एफआईआर नोंद नहीं होता। बहुत प्राइमरी बात, मान लो किसी पर बलात्कार हो गया, आप पुलिस चौकी में गए, बलात्कार का एफआईआर नोंद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, एफआईआर संवैधानिक अधिकार है, नोंद किया जाए, फिर भी नहीं होता। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दाखिल करने का आदेश देना पड़ता है पुलिस चौकियों को, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो सारी निराशाजनक बातें कर रहा हूं। निराशाजनक नहीं, आपको सत्य बता रहा हूं। ये परिस्थिति है जिसकी वजह से सामान्य समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये जो बात बताया, इसकी वजह से आपकी सामान्य समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन होगा। मैंने परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो मेरा यकीन है परिवर्तन हो सकता है, निराशा की बात नहीं है। कैसे होगा यह बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आजादी के आंदोलन में हमको बताया जाता है कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, बांटो और राज करो। बात सही थी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटा था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में लोगों को बांटा था। बात सही थी, मगर अंग्रेज आने के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में मूल निवासी बहुजनों को बांटा। 6000 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों को बांटा। मनुस्मृति में इसका दस्तावेजी सबूत है। इसीलिए आज से 12 दिन पहले मोहन भागवत ने कहा, जब मैंने ये बोलना शुरू कर दिया तो मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा, आपल्या धर्मग्रंथामध्ये परिवर्तन करावं लागेल। अलग लक्षात? कोई बोल नहीं रहा, जो मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं। अगर उसी रेफरेंस में मोहन भागवत बोल रहा है तो इसका मतलब मेरा रट्टा समजते ना? हा रट्टा लागून राहिला, हा रट्टा लागून राहिला. आणि त्यांना काय वाटते की मनुस्मृतीमध्ये ह्याचे पुरावे त्यांनाही माहित आहेत.
वामन मेश्राम ह्याचे पुरावे घेऊन जर लोकांकडे गेला, आता पुरावे म्हटल्यानं लोक मानतीलच, मग ही परिस्थिती धोकादायक आहे. म्हणून मोहन भागवत म्हटलेत या धर्मग्रंथांमध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल, म्हणजे वामन मेश्रामला पुरावा देता येणार नाही. लक्षात, मैं देश में बोल रहा हूं ब्राह्मण विदेशी है, तो मोहन भागवत सारे देश में घूम घूम के बोल रहा है सभी भारतवासी है. मैं कह रहा हूं ब्राह्मण विदेशी है, तो मोहन भागवत कह रहा है सभी भारतवासी है. तो मेरी वजह से बोलना पड़ा ना, मी जो रट्टा हाणून राहिलो त्याच्यामुळे बोलावं लागलं ना. दुसरं कोणी बोललंच नाही, बोलतंय का कोणी? मग मी बोलतो त्यामुळे जर मोहन भागवतला बोलावं लागतं, याचा अर्थ असा मी जे बोलतो त्याचा परिणाम प्रभाव वाढून राहिलेला आहे. आमचा तर नाराज आहे. बोल 85, लोग बोलते जय मूल निवासी. इसका मतलब है कि 85 लोग इस देश के मूल निवासी है. और कुछ लोग नारा लगाते जय मूल निवासी ब्राह्मण विदेशी. अगर लोगों ने नारा लगाए जय मूल निवासी, तो दूसरे लोग बोलते ब्राह्मण विदेशी. मैं आपको बता रहा था कि ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बहुजनों को बांटा. तो हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं. बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं है. बटे रहने से ब्राह्मण हमारे सर पर बैठ गया, ब्राह्मणों का जरूर फायदा है. इसलिए हम लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा जो बांटे हुए लोग हैं उन लोगों को जगाना होगा. तो पहला कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा का है. 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए बहुजनों को जगाना होगा. पहला कार्यक्रम जगाना होगा. 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा. जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा. आज हमारे पास 2400 जाति के कार्यकर्ता, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमेरिक ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के 2400 जाति के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं. अगर आप लोगों को वेरीफाई करना है, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आओ तो आपको दिखाई देंगे आंखों से. हमारा लक्ष्य 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ा जाए. तो पहला कार्यक्रम है 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाया जाए, जगे हुए लोगों को जोड़ा जाए, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण किया जाए. तीसरी बात, क्योंकि कमजोर लोग ताकतवर लोगों के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ सकते, इकट्ठा होकर ताकत निर्माण करके जरूर लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा करना होगा. चौथी बात, जो शक्ति का निर्माण हम करेंगे उस शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग और प्रयोग करना होगा. विवेकपूर्ण तरीका क्या है? विवेकपूर्ण तरीका ये बताकर समाप्त कर देता हूं. शेड्यूल कास्ट के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, भटके विमुक्त अलग अलग लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत अलग अलग लड़ रहे हैं. लिंगायत कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, मगर ब्राह्मण कहे नाही 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 तुम्ही हिंदूच आहात. लाखो लाख लोक एकत्र येऊन म्हणतात आम्ही हिंदू नाही आहोत. आणि लोकशाहीचा मूलभूत आधार हा आहे की प्रत्येक नागरिकाला स्वयं निर्णयाचा अधिकार आहे की मी कोण आहे, माझ्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला आहे. हा लोकशाहीचा मूलाधार आहे. आणि लोक जर म्हणत असतील लाखो लोक एकत्र येऊन की आम्ही लिंगायत आहोत आणि आम्ही हिंदू नाही आहोत, तर ब्राह्मण नाही 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 तुम्ही हिंदूच आहात. याचा अर्थ असा ब्राह्मण्य थोपवण्याचा, ज्याला लोक हिंदुत्व म्हणतात ते हिंदुत्व नाही आहे, ते ब्राह्मण्य आहे. आणि ब्राह्मण्य म्हणजे गुलामी थोपवण्याचा हा सारा कार्यक्रम आहे. तेव्हा या परिस्थितीमध्ये आपल्याला हे जे अलग 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 वेगळे 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 हे जे लढणारे लोक आहेत, सर्वांवर अन्याय होत आहेत, सर्व लोक आपल्या विरोधामध्ये लढत आहेत, सर्व लोक आपल्या विरोधात होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये लढत आहेत आणि सर्व लोक पराजित होत आहेत, सर्व लोकांची पिटाई होत आहे.
शेड्यूल कास्टची पिटाई होते, शेड्यूल ट्राईबची पिटाई होते. काल परवा तुम्ही बातमी वाचली असेल, 13 आदिवासी नक्षलवादी, 39 आदिवासी मारले पोलिसांनी. अरे 13 आदिवासी नक्षलवादी आहेत तर 13 मारा, ठीक आहे, हे मारणं सुद्धा बरोबर नाही, पण तुम्ही 13 मारण्याचं जस्टिफिकेशन देऊ शकता, पण 13ला मारण्यासाठी 39 म्हणजे 26 आदिवासी निर्दोष मारलेत. कुठल्या आधारावर तुम्हाला अधिकार आहे? राईट टू लिव्ह फंडामेंटल राईट आहे, तुम्हाला असं करण्याचा काही अधिकार नाही आहे. 26 आदिवासी गडचिरोलीला निर्दोष लोकांना मारून टाकले. त्याच्या डेड बॉडीज ज्या आहेत त्या डेड बॉडीज सरकारजवळ पडलेल्या आहेत आणि कुठलाही नक्षलवादी हे म्हणत नाहीत की यामध्ये मेलेले जे आदिवासी आहेत ते नक्षलवादी होते, नाही तर नक्षलवादी लोक ओपनली मानतात नाही हे आमचे लोक आहेत. पण या ठिकाणी 26 डेड बॉड्या पडलेल्या आहेत, पण नक्षलवादी सुद्धा हे मान्य करायला तयार नाहीत की हे 26 लोक आमचे आहेत, म्हणजे 13 आमचे आहेत. निर्दोष लोकांना मारले म्हणजे आदिवासींचे सुद्धा प्रश्न काल्पनिक नाहीये. त्यानंतर नॉमिनिक टाईप, जे नॉमिनिक टाईप भटके विमुक्त आहेत त्यांना तर भारत सरकारचं रिकॉग्नायझेशनच नाही आहे. या ठिकाणी राठोड साहेब आहेत का? उभे राहा बरं. केंद्र सरकारची काय रिकॉग्नायझेशन तुम्हाला? बसा. शेड्यूल कास्टला रिकॉग्नायझेशन, शेड्यूल ट्राईबला रिकॉग्नायझेशन, ओबीसीला रिकॉग्नायझेशन, नॉमिनिक ट्राईबला 71 वर्ष झाले स्वातंत्र्याला रिकॉग्नायझेशन. राईट तर दूरची गोष्ट आहे हो, रिकॉग्नायझच नाही चाहायला तर राईट कुठून मिळणार? इंग्रजांनी यांची लिस्ट तयार केली होती, भारत सरकारने अजूनही केली नाही. काय ठाकूर साहेब? मान्यताच नाही. आता मान्यताच नाही तर अधिकार नाहीत. भटक्या विमुक्त लोकांना केंद्र सरकारमध्ये कुठलंही रिझर्वेशन नाही, त्याचं कारण त्यांना रिकॉग्नायझेशन नाही. 71 वर्षामध्ये तेव्हा एमबीसी त्यांनाही मान्यता नाही, ओबीसीला मान्यता, रिझर्वेशन मिळालं, 25 वर्ष झालेत. 16 नोव्हेंबर 2017ला ओबीसीचं मंडल कमिशन लागू होऊन 25 वर्ष झाले. किती रिझर्वेशन लागू झालं माहित आहे? मंडल लागू व्हायच्या अगोदर 3% अगोदरच होतं. टोटल आकडा झाला 5.4%, म्हणजे 25 वर्षामध्ये 2.4%. 2.4% ओबीसीच्या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. आणि 25 वर्षात जर 2.4% तर 300 वर्षामध्ये 27%. एकही माणूस जिवंत राहणार नाही. पाहायला मुसलमानांची काय परिस्थिती आहे प्रशासनामध्ये? 14 ऑगस्ट 47ला 33% मुसलमान प्रशासनात, आणि आता किती? 2.5%. मायनॉरिटी कमिशनचं सांगून राहिलो. आणि हे 2.5% का कोणाच्या कालावधीत झालंय? मुसलमानांनी डोळे लावून काँग्रेसला मतदान केलंय आणि काँग्रेसनं हे 33%चं 2.5% केलं. आणि का केलं काँग्रेसनी? कारण तुम्ही डोळे लावून काँग्रेसला मतदान करतात म्हणून तुमच्या ढोंगणात लता घातल्या काँग्रेसनी. कारण तुम्ही डोळे उघडे ठेवून काँग्रेसला मतदान करण्याचे डोळे लावून करता, मग डोळे लावून करता मग तुमच्या ढोंगणात लता घातल्या पाहिजेत. काँग्रेसनी 33% मुसलमान 14 ऑगस्टला, आणि आता किती? 2.5%. मी स्टॅम्प पेपरवर लिहून देतो, मुसलमानांच्या सपोर्ट शिवाय काँग्रेसचं दिल्लीमध्ये सरकार येऊ शकत नाही. माझ्यावर लिहून घ्या. म्हणजे मुसलमानांच्या समर्थनाने दिल्लीमध्ये काँग्रेसचं सरकार येते आणि आल्यानंतर ते सरकार मुसलमानांच्या ढुंगणात लाथा घालते. तेव्हा ह्याचा मुसलमानांनी विचार करावा, आणि विचार करायचा नसेल तर लाथा खायला तयार राहावं. 2 पर्याय आहेत, तिसरा पर्याय नाही. ही जी काही परिस्थिती तुम्हाला सांगून राहिलो, ही परिस्थिती ब्राह्मण राज्य भारतामध्ये स्थापित झाल्यामुळे झालेला आहे. आपण अलग अलग लढतो म्हणून आपल्यावर अत्याचार होत आहेत. तेव्हा आपल्याला ह्या अत्याचाराच्या विरुद्ध जे अत्याचार करतात त्यांच्या विरुद्ध एकत्र आलं पाहिजे. आणि जर आपण एकत्र आलो तर अत्याचार करणाऱ्या लोकांची आपण सुद्धा पिटाई करू शकतो. हम लोग
पिटे पिटाए लोग हैं और पीटने वालों के विरोध में अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारी पिटाई करने वालों की भी हम पिटाई कर सकते हैं। हम पिटाई उनकी कर सकते हैं इकट्ठा आकर, मगर इकट्ठा आकर पिटाई करना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? दुनिया में अत्याचार करना और करने वालों को कोई भी अच्छा नहीं कहता है। आज हम उनको बुरा कह रहे हैं, कल हम इकट्ठा होकर उन पर अत्याचार करें, वो हमको कहेंगे आप बुरे लोग हैं। इसका मतलब है अत्याचार करना दुनिया में अच्छी बात मानी नहीं जाती है। इसलिए हमको इकट्ठा जरूर होना है, मगर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इकट्ठा आना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी समस्या का समाधान होगा। ये बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन नहीं है, बैनर है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो करने का एक तरीका मैंने कल बताया, आज भी आपको बताता हूं। बुल्ढाना में गया था, मैंने पूछा कितने तहसील है, तो कहा 13 तहसील है। तो मैंने कहा 650 जातियां, आप एक तहसील में 50, तो 650 जातियों को आप इकट्ठा कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तरीका क्या है? किसी संगठन का बैनर विलीन करने की जरूरत नहीं है। झंडा डंडा बैनर विलीन मत करो। वो सारे संगठनों का, शेड्यूल कास्ट के संगठन होंगे, शेड्यूल ट्राइब के संगठन होंगे, नॉमिडिक ट्राइब के संगठन होंगे, एमबीसी के संगठन होंगे, ओबीसी के संगठन होंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत के संगठन होंगे। सारे संगठनों को केवल कोऑर्डिनेशन करो, समन्वय बनाओ और समन्वय समिति बनाओ। यदि आप समन्वय समिति बनाते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर वाशिम जिले में मंगरूल पीर में मैंने गया, मैंने पूछा कितना संगठन इकट्ठा किया, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, 46 संगठन इकट्ठा किए। कारंजा में गया, उससे 2-3 गुना ज्यादा लोग थे, कितना संगठन इकट्ठा किया, 56 संगठन इकट्ठा किया। अगर 50 संगठन हम इकट्ठा कर ले एक तहसील में, 5000 तहसील है, 2.5 लाख संगठनों को इकट्ठा किया जा सकता है। इकट्ठा किया जा सकता नहीं है, हमने सारे देश भर में यह कार्यक्रम बनाया है। 2022 तक डेडलाइन 2.5 लाख संगठन, छोटे 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 छोटे, मध्यम 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 संगठन, 2.5 लाख संगठन इकट्ठा करेंगे। और ऐसा करने से जो जनशक्ति निर्माण होगी, जो कार्य शक्ति निर्माण होगी, उसके आधार पर इस देश में जन आंदोलन का निर्माण किया जाएगा। और जन आंदोलन का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो थोपी हुई गुलामी है, जन आंदोलन के द्वारा समाप्त की जा सकेगी। साउथ अफ्रीका में जन आंदोलन हुआ, वो आजाद हो गए। भारत में गांधी ने जन आंदोलन किया, गांधी ने जन आंदोलन के द्वारा आजादी हासिल की। अगर गांधी को जन आंदोलन के द्वारा अपने लोगों को आजादी दिलाया जा सकता है गांधी को, तो अगर हम जन आंदोलन करें तो हम भी अपने लोगों को जन आंदोलन के द्वारा आजादी दिलवा सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।